हेलो, नमस्ते मेरे प्रिय साथियों जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इससे पहले हमारे पार्ट ए में बीएसटीसी के इंग्लिश के पाठ्यक्रम में पार्ट ए के हमने तीन यूनिट का अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4। तो कह रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है एनहेंसिंग मतलब वृद्धि करना। एनहेंसिंग मतलब क्या होता है? वृद्धि करना। ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी यानी पर्सनल यानी व्यक्तिगत प्रोफिशिएंसी प्रवीणता यानी एक व्यक्तिगत यानी प्रत्येक विद्यार्थी विशेष में प्रत्येक लर्नर के अंदर जो ओवरऑल जो प्रोफिशिएंसी है वो किस प्रकार से आए, तो उस बात पर यहाँ विशेष बात की जाएगी। तो यानी ओवरऑल प्रोफिशिएंसी का मतलब समझ ले पहले आप तो कि जैसे हमने इससे पहले बातें की हैं लिसनिंग की, फिर हमने बात की है स्पीकिंग की, उसके बाद में बात की रीडिंग की और उसके बाद में हमने बातें की हैं राइटिंग की। तो कह रहे हैं कि इन चारों स्किल्स को एक साथ मिला करके इनका अभ्यास करना या इन चारों स्किल्स पर 100% नहीं सही किंतु 90%, 70%, 80% जो भी हम हमारी प्रोफिशिएंसी यानी हम एबिलिटी जो वहाँ क्रिएट कर सकते हैं वो हमें कैसे करना चाहिए, या फिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम चल जाने पर हमारी जो राइटिंग स्किल्स या कहें कि जो सभी जो चारों स्किल्स जो हैं उनमें हमारी अच्छी गति कैसे हो सकती है, यानी बेहतर गति की तरफ हम बात करते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है, तो अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ तो मैं एक बात आपको कहूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सिर्फ मैं आपको मौके के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। तो देख सकते हैं कि यहाँ इसने साफ कहा है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इन चारों स्किल्स को आपने प्रीसीडिंग चैप्टर यानी प्रीसीडिंग चैप्टर्स का मतलब है पूर्ववर्ती जो चैप्टर थे उनमें उनके दौरान आपने इन चारों स्किल्स का अध्ययन कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि इन अध्ययन का आपने फिर भी क्या नहीं किया है, तो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर यानी आपने अलग से क्या नहीं किया है माय डियर, इनका अध्ययन नहीं किया है। तो यानी ये बात कहना चाहता है कि जैसे कि प्रैक्टिस्ड इन आइसोलेशन यानी आइसोलेशन अलग से यानी एक एक व्यक्ति विशेष का इन चारों स्किल्स को लेकर के उनका अभ्यास नहीं करवाया गया है। तो करें इनका अभ्यास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर इस बात में चर्चा होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में समझ गए कि हमारा यूनिट नंबर जो 4 है वो किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें यहाँ जानने को मिलेंगी, वो सब बातें हमें यहाँ बताई जा रही हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, कह रहा है कि इनफैक्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इम्प्लाइज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ ऑल द 4 स्किल्स। यानी वो कह रहा है कि अगर यदि आपको किसी भी भाषा में प्रवीणता चाहिए यानी प्रोफिशिएंसी चाहिए अगर किसी भाषा में, तो किसी भी भाषा में पूर्ण रूप से प्रोफिशिएंसी प्रवीणता अधिकार उस पर चाहिए, तो आपको इन चारों स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड यानी एक साथ यानी समन्वित रूप से यानी सुनना, बेहतर यानी सर्वश्रेष्ठ तरीके में सुनना, सुनकर के उसको अभिव्यक्त करना यानी बोल करके उसको जाहिर करना, पढ़ना, पढ़ते हुए उसको बेहतर से समझना और समझे हुए को सुने हुए को आप क्या कर सके लिख करके अभिव्यक्ति कर पाना। इन चारों स्किल्स को एक साथ समन्वित करके अगर आप उन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो कह रहे हैं कि आप में उस भाषा की क्या आ जाएगी, प्रवीणता आ जाएगी। आगे कह रहे हैं क्या कि दिस यूनिट एम्स यानी इस यूनिट का जो उद्देश्य है वो क्या है, एन से वृद्धि करना ओवरऑल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट टीचर। यानी जो स्टूडेंट टीचर है यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बीएड के विद्यार्थी या फिर बीएसटीसी के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इन चारों कौशल में उनको प्रवीणता, उनको एकाधिकार कैसे दिया जाए, उनका बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनने का जो कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सके किसी भाषा विशेष को जानने के लिए, इस बात पर यहाँ गौर किया जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि दिस यूनिट एम्स टू यहाँ कंप्लीट फेमिलिटी विद द यूजेज ऑफ इंग्लिश।
यानी आपको यहाँ पर पर्टिकुलर बात की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। यानी अगर वैसे तो हम देखें तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें इन चारों स्किल से गुजरना पड़ता है, और जिस विद्यार्थी विशेष की, जिस लर्नर की, सीखने वाले की, यानी हम कहें कि अधिगमकर्ता की, जो अधिगम करना चाहता है किसी भाषा को, तो उस भाषा के अधिगमकर्ता के लिए चारों स्किल्स का उसे ज्ञान होना ज़रूरी है, या कहें कि उसको इन चारों स्किल्स में मैच्योर होना अत्यंत ज़रूरी है, तभी वह किसी भाषा पर अपना अधिकार जमा सकता है। तो कह रहे हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ, यानी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर हम इंग्लिश का किस प्रकार से यूज़ करते हैं, इस बात पर यहाँ पर बातें की जाएंगी। देयरफॉर इट इज़ थ्रू द continuous use and practice of all these skills that we can further develop our proficiency in English orally and writing। अब orally और writing, यहाँ orally और writing स्किल्स की बात करें तो orally यानी जो मौखिक रूप से जो काम आने वाले जो स्किल्स हैं, यानी सुनने का काम orally हुआ, यानी किसी ने बोला आपने सुना, सुने हुए को आपने रिपीट करते हुए बोला, तो ये तो वो है ओरल वर्क। राइटिंग यानी आपने लिखे हुए को पढ़ा या फिर पढ़े हुए को लिखा दोबारा से, तो ये हो गया राइटिंग। तो यानी राइटिंग स्किल्स में तो आपके पास क्या क्या गई, रीडिंग और राइटिंग। ओरल में क्या गया आपके पास में, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से इस यूनिट के दौरान आपको इन चारों स्किल्स पर कमांड कैसे आप कर सकते हैं, इन पर आपका एकाधिकार कैसे जमा सकते हैं, इस बात को जानने का अवसर आपको इस यूनिट में मिलेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो कह रहे हैं कि देखो सबसे पहली बात कि इस यूनिट को जब आप पढ़ोगे तो उसके ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि आपको इस यूनिट को क्यों पढ़ना चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जो इस यूनिट को पढ़ने के दौरान आपको मालूम चलेंगी या जिन बातों को आप जान सकेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो आप कौन कौन सी बातें वो जान सकेंगे। तो कह रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट टीचर्स विल बी एबल टू, यानी स्टूडेंट टीचर जो हैं वो इन बातों का ज्ञान वो कर सकेंगे। पहली बात क्या कह रहा है कि कौन कौन सी बातों का ज्ञान कर सकेंगे, तो देखो कह रहे अंडरस्टैंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स, और शब्दों का अर्थ इन आइसोलेशन होता है पृथक, यानी पृथक रूप से, एंड इन कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग में। अब मैं थोड़ी सी इस बात पर एक चर्चा कर लेता हूँ आपको इस लाइन को समझाने के लिए, ताकि आपको आगे वाला जो विषय है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस वर्ड शब्द की। यानी वर्ड जो है, वर्ड का मतलब आप समझते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, यानी वर्णों का यानी अक्षरों का एक समूह जो है, जो एक उचित क्रम में रखा गया हो, जिसका एक अर्थ होता हो, वही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। यानी सबसे पहली बात मैंने जैसे ये कहा, प्ले लिखा मैंने एक बार के लिए आखिरी उदाहरण के लिए, मैंने कहा कि प्ले जो शब्द है, अगर मैं इसको लिख दूँ मान लो YPAL, तो आप कहेंगे कि सर ये भी प्ले जो है ये भी वर्णों का क्या है, समूह है, इसमें भी 4 ही वर्ण है, और वही 4 वर्ण आपके इसमें भी हैं, यानी यहाँ भी 4 वर्ण हैं, यहाँ भी 4 वर्ण हैं, तो फिर इन दोनों को हम वर्ड क्यों नहीं कह सकते। तो यहाँ पर बात को आप समझेंगे कि प्ले जो शब्द है ये एक अर्थ युक्त शब्द है, यानी यहाँ जो वर्णों का जो समूह है, इस वर्णों के समूह का अपना एक अर्थ है, यानी ये अर्थ को लिए हुए अब यहाँ पर उपस्थित है। जबकि YPAL जो दूसरा वर्ण जो लिखा है, वर्ड जो लिखा है, ये वर्णों का समूह तो है किंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसी के बाद में हम चर्चा करते हैं, इसने कहा कि डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब क्या है कि देखो आपने इससे पहले पढ़ा होगा आपके विद्यालय से, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पढ़ा होगा डियर गाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने वहाँ पर पढ़ा होगा 11th क्लास में और 9th क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम चर्चा करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान आपने पढ़ा था वहाँ पर क्या, नाउन पढ़े थे कि नाउन क्या होता है, आपने वहाँ वर्ब पढ़ी थी कि वर्ब क्या होती है, आपने वहाँ पर प्रोनाउन पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके बाद में आपने वहाँ पर पढ़े थे प्रेपोजिशन क्या होते हैं, उसके बाद में अगर मैं चर्चा करूँ आपने वहाँ पर पढ़े हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं,
आपने वहाँ पढ़ा है एडवर्ब क्या होती हैं। यानी ये जो सब कुछ हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन और एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो देखो यहाँ पर वर्ड की कैटेगरी का मतलब है कि किस प्रकार से एक ही शब्द का आप अलग अलग रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर इसने दो बातें कही हैं कि एक शब्द की अलग अलग कैटेगरी कैसे हो सकती हैं और उस शब्द का एक पृथक रूप से और प्रसंग के रूप में उसका अलग अर्थ कैसे हो सकता है। तो मैं एक उदाहरण तो मैं आपको देता हूँ, बाकी हमारी बुक में दे रखा है, उसको हम समझेंगे आगे। तो देखो जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए आपके पास लिया, एक प्ले शब्द लिया था हमने। तो इस प्ले शब्द की अगर हम चर्चा करें तो मैं कह सकता हूँ कि प्ले यानी आप जानते हैं कि सामान्य रूप में आप इसको प्रयोग करते हैं किस रूप में, वर्ब के रूप में। यानी प्ले यानी होता है खेलना। तो माय डियर मैं ये कह सकता हूँ कि इस शब्द का एक आपने आइसोलेशन पृथक रूप में का जो अर्थ लिया, पृथक यानी अलग से, यानी एक पर्सनल आपने एक शब्द रखा, आपने किसी से कहा कि प्ले यानी क्या होगा, तो वो कहेगा कि प्ले यानी होता है खेलना, किसी को हो सकता है। अब बात यहाँ कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग के अंदर, अभी प्रसंग क्या होता है तो मेरी बात को समझेंगे। मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई प्ले। जैसे मैंने उदाहरण लिखा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैंने कहा कि आई प्ले क्रिकेट लिखा और मैंने अंडरलाइन कर दिया कि इस सेंटेंस में आप इस शब्द का क्या अर्थ लेंगे, प्ले शब्द का क्या अर्थ होगा। तो माय डियर यही जो बात है, यहाँ पर आप कहेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ प्ले का अर्थ मैं लूँगा क्या, खेलना। यानी आप तुरंत कह देंगे कि यहाँ प्ले का क्या अर्थ है, खेलना है। जबकि मैं एक दूसरा शब्द लिख रहा हूँ, आई प्ले गिटार, आई प्ले गिटार। यानी मैं क्या करता हूँ, गिटार बजाता हूँ। यानी मैंने बोल दिया आपको। तो यानी जो प्ले शब्द जो है, प्ले शब्द का यहाँ गिटार शब्द के साथ में प्ले शब्द आया, तो आपने कहा कि प्ले का अर्थ यहाँ पर तो क्या होगा सर, बजाना। जबकि क्रिकेट के साथ में आया तो प्ले का अर्थ क्या हो गया, खेलना। एक अन्य उदाहरण मैं देता हूँ आपको पुनः, कह रहा है कि आई प्ले एफबी एवरीडे। यानी आपने कहा कि मैं रोज़ एफबी क्या करता हूँ, तो चलाता हूँ। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं ये बातें सीखने को मिलेंगी, किस प्रकार से एक मात्र जो शब्द है वह अलग अलग अर्थ में, अलग अलग जो प्रसंग में उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जबकि उसका पृथक से यानी अलग से उस शब्द को बूझा जाए तो उसका अर्थ क्या होगा। इस प्रकार के हम आपके इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे, उदाहरण। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेज, यानी आपको यहाँ पर साधारण वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। साधारण वाक्य का मेरा तात्पर्य है, आपने 10th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा, हमारे जो सर बोलते थे कि हमें जब भी कोई वाक्य बनाना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। कह रहा है कि इन क्रम का हमें ध्यान में रखना, इन क्रम को, इन बातों को, यानी हमें वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, मेन वर्ब लगाना होगा, ऑब्जेक्ट लगाना होगा और बाद में बचा कुचा यानी शेष लगाना होगा। इस प्रकार के कंपोनेंट्स का प्रयोग करते हुए अगर हम एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस था, या फिर मैं एक रूप में ये कह सकता हूँ कि जो सेंटेंस बहुत बड़ा नहीं हो या उस सेंटेंस में अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो उसे हम कहेंगे एक सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ आपको इस यूनिट के दौरान ये भी मालूम चलेगा कि आप सिंपल सेंटेंस का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। एंड देन प्रोड्यूस शॉर्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड पैसेज ऑन फैमिलियर टॉपिक्स। देखो यहाँ तो बात हुई सिंपल सेंटेंस बनाने की, अब ये कह रहा है कि आपको शॉर्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड पैसेज ऑन फैमिलियर टॉपिक्स। यानी फैमिलियर टॉपिक्स का मतलब यहाँ होगा कि जो टॉपिक जिन पर आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हें आप लर्न कर चुके हैं, इस प्रकार के टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे और उन टॉपिक्स पर आपको लिखने के लिए कह दिया जाएगा। तो वो लिखते कैसे हैं ये आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था ए थ्रस्टी क्रो, यानी ए ग्रेडी डॉग। इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं, आपने कहा
कंप्यूटर इज ए बून एंड कर्स। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं हमारे पहले से परिचित टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स पर हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत बार इनको रटा है एग्ज़ाम के लिए सही। तो इस प्रकार के परिचित टॉपिक के साथ में आपको लिखना सीखने की यहाँ बात की जाएगी। आगे कह रहा है कि और आपको क्या मिलेगा इस यूनिट 4 के अंदर सीखने को। तो कह रहा है कि अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्ड होता है प्रत्युत्तर देना, यानी आपको स्पोकन के लिए और रिटन के लिए, यानी आपको यहाँ टास्क दिए जाएंगे इस यूनिट के दौरान, जहाँ आपको कहा जाएगा कि जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ें और पढ़ करके किसी को सुनाएं, ताकि सामने वाला अगर आपको सुन पा रहा है या वो आपको कही गई बात को समझ भी पा रहा है, इसका मतलब है कि आपका स्पीकिंग कौशल जो है वो करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपसे स्पोकन का कार्य करवाया जाएगा। रिटर्न टास्क की अगर हम चर्चा करें तो रिटर्न में आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे या कुछ स्पेशल वर्ड्स दे दिए जाएंगे कि इन वर्ड्स का सहारा लेते हुए आप एक पैराग्राफ तैयार करें, या टॉपिक का नाम दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक पर लिखें। आगे कह रहा है कि यूज लैंग्वेज वोकैबुलरी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेलिटीज सूटेबली इन एवरीडे लाइफ, यानी अब ये कह रहा है कि आपको इस प्रकार के शब्दों को यूज़ करने की बात कही जाएगी जो कि आपके एवरीडे लाइफ में, यानी जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हाय, हेलो, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, इस प्रकार की जो नॉर्मल जो वोकैबुलरी है जिन्हें हम हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। स्ट्रक्चर यानी बिल्कुल जो सामान्य संरचना पर बनाए जाते हैं जिनमें कोई खास नियम नहीं होते, और फॉर्मेलिटीज़ यानी जिनमें औपचारिकता होती है। इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हुए आपको इन चारों कौशल पर आपका अधिकार कैसे बना सकते हैं, आप इनको कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, इस बात पर यहाँ गौर किया जाएगा। आगे बात कर रहा है कि इस यूनिट में और क्या सीखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि रीड अलाउड द रिटन मटेरियल विद प्रॉपर एक्सप्रेशन। देखो, आपको कोई कहानी लिखी हुई मिलेगी और आपको कहा जाएगा कि आप क्या करें, आपके कक्ष में आपके विद्यार्थियों के सामने या फिर आपके स्वयं के जो अध्यापक हैं उनके सामने या अपने साथियों के सामने क्या करें, कुछ लिखा हुआ जो मटेरियल है उसको आप पढ़ करके सुनाएं। पढ़ने के दौरान केवल पढ़ना नहीं होगा, उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो कह रहा है आपका प्रोनाउंसिएशन वहाँ महत्वपूर्ण होगा, यानी आपका उच्चारण कैसा है। स्ट्रेस, आप कहाँ बलाघात कर रहे हैं, बलाघात का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जिन शब्दों पर जोर देना है वहाँ आप जोर दे रहे हैं या नहीं, या जिन पर जोर नहीं दे रहा है कहीं वहाँ तो आप जोर नहीं दे रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि पोज यानी रुकने की बात। कई बार क्या होता है कि हम अनचाहे स्थान पर रुक जाते हैं और अनचाहे स्थान पर रुकने से कहीं ना कहीं वाक्य का अर्थ ही अनर्थ रूप में हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि स्पीड यानी आपकी जो गति है, यानी ऐसा ना हो कि आप इतनी गति से पढ़ रहे हैं कि सामने वाले को ये पता ही नहीं है कि आप पढ़ कहाँ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो इससे आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस यूनिट में इन चारों स्किल्स में, या कहें कि जब आपको आपके स्पीकिंग कौशल को या रीडिंग कौशल को अगर उसमें प्रवीणता आपको दिलानी है या आपको उसमें परफेक्ट बनना है, तो आपके प्रोनाउंसिएशन में, स्ट्रेस में, आपके ठहराव में और आपके गति में क्या होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए। आगे कह रहा है कि लोकेट एंड अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग, यानी आपको ये कहीं ना कहीं यूनिट ये कहना चाहता है कि आप किस प्रकार से एक संपूर्ण पैराग्राफ को पढ़ करके, जिस प्रकार से 12th क्लास में आपने पढ़ा, एक पैसेज आपके सामने हुआ करता था, उस पैसेज को आपको पढ़ करके आपको उसका एक टाइटल निकालना होता था। तो ये सब टाइटल या टाइटल की जो बात करते हैं उससे हम कह सकते हैं कि वो एक क्या था, उसका सेंट्रल आइडिया हुआ करता था। दूसरी बात कह रहा है कि आपको समराइज कैसे करते हैं। लॉन्ग जो पीसेज ऑफ वर्क यानी राइटिंग के जो लंबे लंबे जो पैराग्राफ होते हैं, जैसे मान लो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास में 20 पेज का एक पार्ट है, लेसन है, उस लेसन को आपको याद करना है। याद करने के लिए आप बार बार उसको नहीं पढ़ सकते और अभी आप उसको सिर्फ लिखना चाहते हैं, तो उसको किस रूप में लिखेंगे, आप संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। यानी संक्षिप्त रूप में लिखेंगे मतलब है कि आप उसकी पूरी डिटेल को 20 पेज की बजाय लास्ट 1
या 1.5 पेज पर लिखना पसंद करेंगे। तो समराइज कैसे करते हैं इस बात पर भी यहाँ गौर किया जाएगा। और दूसरी बात कह रहा है कि पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप फुल स्टॉप की बात करते हैं, कभी इन्वर्टेड कोमास वगैरह की बात करते हैं, कभी कोमा की बात करते हैं, कभी सेमीकोलन की बात करते हैं, कभी ये तो होगा कोलन, और ये हम बात करते हैं, कभी हम सेमीकोलन की बात करते हैं। तो क्या इस प्रकार के जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ लगाना है, ताकि अर्थ वाक्य का यूं का जैसा उद्देश्य राइटर का है वैसा का वैसा उसका अर्थ बना रहे। आगे हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक और परफॉर्म इन एन एक्वायर्ड लैंग्वेज। तो कह रहे हैं कि देखो एक्वायर्ड यानी अर्जित, यानी जो जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं उस भाषा में आप इंडिविजुअल टू स्पीक और परफॉर्म, यानी इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत यानी अपने आप में आप उसकी जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को कैसे तैयार कर सकते हैं। वो एबिलिटी किस किस प्रकार की, चाहे वो बोलने की हो चाहे अपने आप को प्रदर्शन करने की हो। प्रदर्शन करने के दो तरीके हो गए, बोल करके भी यानी जो आप बोलते हैं उसमें भी आपका टैलेंट दिखता है, और लिखते हैं तो भी आपका टैलेंट दिखता है। तो कह रहे हैं ओवरऑल प्रोफिशिएंसी ऑफ ए स्टूडेंट इन इंग्लिश रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड लैंग्वेज स्किल्स। देखो बात कर रहे हैं कि अगर एक यहाँ बात हो रही है बार बार किसकी, स्टूडेंट टीचर की, यानी जो स्टूडेंट टीचर है उस स्टूडेंट टीचर की इंग्लिश जो है वो बेहतर कब बनेगी। तो कह रहा है कि उसमें जब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इन चारों कौशल्स की उनमें क्या आ जाएगी, उसका एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा, तब ही जा कर के वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट टीचर या इंग्लिश का एक अच्छा जानकार बन पाएगा। तो कह रहे हैं कि इस यूनिट में और क्या सीखोगे आप, कह रहे हैं ये किस किस को इंक्लूड करता है, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी। फ्लुएंसी होता है यानी धारा प्रवाह है, आप बोल सकें, यानी आप अच्छे से पढ़ सके बिना हिचकिचाते हुए, बिना डरे हुए और बिना किसी प्रकार के गलतियां किए हुए। पढ़ने का अगर आप में टैलेंट है या आप जो सुना है उसको आप अभिव्यक्त करते समय आप बिना किसी प्रकार के डर के अगर बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप में धारा प्रवाह है। और एक्यूरेसी तो शुद्धता, यानी शुद्धता से मतलब है कि जब आप लिखते हैं तो बिना किसी प्रकार के एररलेस होता है, गलतियों से विहीन, यानी आपके लेखन में किसी प्रकार की गलती नहीं हो, इस प्रकार का आप लेखन करें। तो कह रहे ये सब कुछ आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, इस यूनिट के अंदर सीखने को मिलेगा। आगे बात कर रहे हैं कि टू बी एबल communicate fluently means the स्पीकर या राइटर इज कंफर्टेबल यूजिंग द लैंग्वेज। देखो अब कह रहा है कि फ्लुएंटली, यानी अगर आप फ्लुएंटली शब्द को स्पष्ट करना चाहते हैं तो वहाँ समझ सकते हैं कि धारा प्रवाह, यानी आप जो स्पीकर हैं, स्पीकर यानी बोलने वाला कहें चाहे राइटर लिखने वाला कहें, अगर वो किसी भी भाषा में धारा प्रवाह उसका यूज़ कर पा रहा है, इसका मतलब वो उसकी जो लैंग्वेज है कंफर्टेबली यूजिंग द लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को सही रूप में क्या कर पा रहा है, उसका यूज कर पा रहा है। जिसे हम कह सकते हैं कि इसे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छा लिख लेता है, तो उसे कहेंगे हम फ्लुएंटली। आगे कह रहा है कैन बी रीजनेबली अंडरस्टूड बाय अदर यूजर्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। तो कह रहा है कि अन्य जो यूजर्स हैं वो भी अपनी किसी भी भाषा की अगर हम बात करें, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, अन्य कोई भाषा जो भी है, उन सभी भाषाओं के साथ में सेम घटना घटित होती है। कह रहे कि इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द स्पीकर राइटर इज फ्री ऑफ एरर्स इन द कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात आप सामने ये कह रहा है कि देखो हम कई बार क्या करते हैं, हम विद्यार्थी विशेषों की एक कमी होती है या कहें कि एक डर होता है नैतिक रूप से कि जब भी हम लिखने बैठने की बात करते हैं या बोलने की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं गलती ना कर दूं। तो देखो यहाँ सबसे बड़ी बात आपके लिए गौर करने की है कि इसने साफ कहा है कि कोई भी स्पीकर हो चाहे राइटर हो वो कभी भी एररलेस, फ्री ऑफ एरर्स, यानी वो कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि वो एक भी गलती ना करे। अंतर इतना हो सकता है कि आप एक पैराग्राफ के अंदर 10 गलतियां करेंगे तो वो एक गलती करेगा,
आप बड़ी गलती करेंगे वो छोटी छोटी गलतियाँ करेगा, बस इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा गलतियाँ हर किसी पास में होती हैं। बट दैट द एरर्स सी और ही मेक डोंट टेक अवे फ्रॉम द मैसेज, किंतु ये जो गलतियाँ जो होती हैं उस मैसेज को ऑलमोस्ट शायद बिगाड़ती नहीं है। यानी सामने वाला जो श्रोता है वो वक्ता की बात को अगर समझ गया, इसका मतलब उसकी भाषा की गलतियाँ भी क्या हो गई, दूर हो गई। आगे हम देखते हैं एक्यूरेसी। अब देखो यहाँ तक तो बातें हो रही थी, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक अगर आपसे कहे, आपसे एग्जाम में कहे कि कमेंट या राइट ऑन फ्लुएंटली या कमेंट ऑन फ्लुएंटली व्हाट्स द, या फिर क्वेश्चन हो कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्लुएंटली, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्लुएंटली। उसी प्रकार से तो आप यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप क्या करेंगे, फ्लुएंटली शब्द की व्याख्या करते हुए आप लिख सकेंगे। एक्यूरेसी रेफर्स टू द करेक्टनेस ऑफ द लैंग्वेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर और राइटर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक्यूरेसी का मतलब, वहाँ तो फ्लुएंटली में तो बोल करके व्यक्त करने की बात थी, यहाँ लिख कर के व्यक्त करने की बात है। एक्यूरेसी डजेंट इम्प्लाई दैट वन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूरेसी का मतलब भी आप ये समझ लें कि एक्यूरेसी जिसमें आ गई है वो तो पूरी तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही कर पाएगा। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावशाली, जिसको सुनकर के हर व्यक्ति क्या हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी आप इस बात के डर को लेकर के ही ना रुक जाएं कि मैं तो बोलूँगा पता नहीं सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस डर के बिना आप अपनी भाषा पर अधिक से अधिक कमांड करने के लिए, अधिक से अधिक उसमें कुशल बनने के लिए आप उस पर कार्य करते रहें। आगे कह रहा है कि इन द केस ऑफ राइटिंग, यानी लेखन के विषय में, देयर मस्ट बी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ फॉर्म, स्टाइल एंड फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। तो कह रहे हैं इन द केस ऑफ राइटिंग, यानी लिखने की अगर हम बात करें, जब बात आती है, एक तो बोलने की बात होती है, लिखने की बात होती है। तो अगर लिखने के अगर विषय की हम चर्चा करें स्पेशली, तो कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ फॉर्म। फॉर्म का मतलब देखो यहाँ पर आप थोड़ी बात को गौर जरूर करेंगे कि देखो स्पोकन के अंदर, यानी जब भी आप बोलते हैं तो वहाँ आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका स्ट्रेस, आपका पोज और आपका जिसे हम कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन हो गया, पॉज हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्पीड जो है, इन चारों बातों को आपको बोलते समय ध्यान में रखना पड़ता है। उसी प्रकार से लिखते समय आपको कौन सी बातें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म यानी आप जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं उसके लिखने की जो उसका जो प्रारूप है, उसका जो रूप है, उसमें सेंटेंस की जो शैली है वो सही होनी चाहिए। स्टाइल यानी जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर लिखा गया जो मटेरियल है वो सूटेबल होना चाहिए, वो लोगों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए, उसमें भाषा की और शब्दों की, वाक्यों की प्रासंगिकता होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड, और साथ में कह रहा है कि जिस भाषा का आप उसमें प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, तो उस इंग्लिश भाषा का क्या होना चाहिए, आपके उसमें फॉर्मेलिटी यानी उसमें सही रूप उसका होना चाहिए। यानी कहने तात्पर्य हुआ कि जब भी आप लिखने की बात करेंगे किसी भाषा में, तो कह रहा है कि उसका फॉर्म, स्टाइल और फॉर्मेलिटी, इन तीनों पॉइंट को आप उसमें ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड, इस आज के इस तेज गति से चलने वाले संसार के अंदर, द एबिलिटी टू थिंक विद क्लियरिटी और इफ़िशियंसी, क्लियरिटी यानी स्पष्ट रूप से, इफ़िशियंसी यानी प्रवीणता से, एंड स्पीड और तेज गति के साथ में, हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। यानी ये कह रहा है कि आज का जो संसार जितनी तेज गति से चल रहा है, उस तेज गति वाले संसार के अंदर देखा जाए तो आपकी जो भाषा है वो इतनी प्रवीण, इतना आप उसमें क्लियरिटी रखें, उसमें इतनी इफिशियंसी, प्रवीणता होनी चाहिए, उसमें इतनी गति होनी चाहिए। हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट, यानी आपकी भाषा अगर आप सीख रहे हैं तो जिस भाषा को आप सीखते हैं उसमें क्लियरिटी, इफिशियंसी और स्पीड, इन तीनों चीज़ों की आज इस तेज़ गति से चलने वाले संसार में अत्यंत आवश्यकता हो गई
क्योंकि आज किसी व्यक्ति के पास में बार बार एक्सप्लेनिंग करके समझने का या समझाने का टाइम नहीं होता। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर्स मस्ट ऑल्सो हैव द स्किल्स ऑफ क्लासीफाइंग, आइडेंटिफाइंग एंड इन्फरिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग डिसीजंस। तो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, यानी जो बीएड के स्टूडेंट की बात करें या फिर हम बात करें बीएसटीसी के स्टूडेंट की, तो कह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर मस्ट ऑल्सो हैव द स्किल्स, कि उनमें भी देखो मस्ट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये क्वालिटी आप में होनी ही चाहिए। ऑल्सो हैव द स्किल्स ऑफ क्लासीफाइंग, क्लास में यानी वर्गीकृत करने की, यानी आप जब देखते हैं कि आपने कभी किसी टीचर को पढ़ाते हुए देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप वहाँ देखते हैं कि कई बार कुछ टीचर जो होते हैं एक लेसन को स्पष्ट करने के लिए उसको अलग अलग भागों में डिवीजन कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। तो ये क्लासीफाइंग यानी वर्गीकृत करने की आप में कला होनी चाहिए। और कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग, पहचान करने की, यानी उसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण है उस बात को, एंड इन्फरिंग, प्रस्तुत करने की इन्फॉर्मेशन, आप उस पाठ की जो मुख्य बातें, जो सूचना जो है वो अपने विद्यार्थियों को कैसे पहुंचाएंगे, ये भी आप में क्वालिटी होनी चाहिए। एंड मेकिंग डिसीजंस, और आपके निर्णय करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कह कि इट इज ए बैलेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज स्किल्स दैट गो इनटू मेकिंग एन इफेक्टिव लैंग्वेज यूजर। यानी एक प्रभावशाली, अगर आपको क्या बनना है, लैंग्वेज यूजर बनना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका LSR जो W है ये आपका तैयार होना चाहिए। यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये चारों कौशल जिसके सही हैं, जिनको इन पर जिनकी इन पर पूरी तरह से कमांड है, वो ही इनमें क्या कर सकते हैं, अपना कौशल दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम चर्चा करते हैं कि स्ट्रेटजी टू डेवलप ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। यानी अगर आपको अपनी इन चारों कौशल में क्या करना है, आपकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी युक्ति आपको यहाँ बताई जा रही है कि आप क्या करें कि ताकि आपका क्या हो सके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों कौशल क्या हो सके, सही बन सकें, या मैं कहता हूँ कि उनमें आपको परफेक्टनेस मिल सके। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ बात कर रहा है देखो, तो यहाँ पर आप इस बात को गौर करेंगे जो कि हमसे कही तो बहुत बार गई थी, पर हमने आज तक भी उन पर अप्लाई नहीं किया। पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर रीडिंग है प्रेजेंटेशन, अखबार जो न्यूज़पेपर जो है वो हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं कि अखबार पढ़ने की बात जब भी आती है तो हमारे माइंड में आता है कि मुझसे तो एक पेज नहीं पढ़ जाता मेरी बुक का, इंग्लिश का, मैं अखबार कैसे पढ़ सकता हूँ। तो ये उस बात पर विशेष बात गौर की है इसने कि आप किसी एक थीम, एक विषय या एक इश्यू को ले लीजिए और उस या फिर रिसर्चिंग इट, देखो क्या करें, आप किसी पर्टिकुलर बिंदु को लेंगे। पर्टिकुलर बिंदु का मतलब हो गया कि आप न्यूज़पेपर के अंदर एक विशेष सूचना को पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने का आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है किसी एक विशेष सूचना को जिसे आपको पढ़ना है, रिसर्चिंग इट, उसको आपको खोजना है। चूजिंग एंड सिक्वेंसिंग मटेरियल, आप में उसमें जो वास्तविक जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को आपको सेलेक्ट करना है, यानी चूज करना है, और सिक्वेंसिंग, और उन्हें सही क्रम में रखना है। एंड देन रीडिंग इट आउट, और उसके बाद में अब क्या करना है, उसे तेज, यानी रीडिंग आउट कौन हो गया, बाहरी रूप से आपको उनको पढ़ना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं प्रार्थना स्थल के ऊपर, तो बिल्कुल उसी रूप में असेंबली में जिस प्रकार से पढ़ा जाता है वैसे ही आपको उस न्यूज़पेपर को पढ़ना है। तो वहाँ पर आप इस बात को गौर करेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप उसका बाहरी तौर पर पढ़ने से पहले आप उसको स्वयं को पहले क्या करेंगे, अपने बेस पे उसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और आगे कह रहा है कि ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन का मतलब हुआ कि आप 4 से 5 मित्र जो हैं एक साथ बैठ कर के किसी भी बिंदु को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के उसके ऊपर क्या करें, अपने आइडिया, जो विचार जो हैं उन्हें क्या करें, व्यक्त करें, ताकि आपको बोलने का एक क्या मिले, अवसर मिले। तो यहाँ कह भी रखा है इसने आगे, और आगे कहा है रोल प्ले। रोल प्ले यानी आप कभी हो सकता है कि किसी प्रकार से अपने साथियों के अंदर बैठ कर के आप रोल प्ले करें। रोल प्ले में आगे
यहाँ लिखा हुआ जो बताता हूँ आपको। तो करें अंडरस्टैंडिंग द गिवन सिचुएशन। अंडरस्टैंडिंग द गिवन सिचुएशन का मतलब क्या हो गया, दी गई स्थिति को समझना। यानी पहले तो जैसे अब नाटक लिखने वाली बात हो गई यहाँ पर, जैसे रोल प्ले का मतलब हो गया नाटक लेखन। यानी नाटक लेखन का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से आपने कोई आज तक प्ले पढ़ा होगा, नाटक पढ़ा होगा, तो उस नाटक में अलग अलग पात्र होते हैं। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि सिचुएशन को आप समझेंगे सबसे पहले, फिर कह रहा है कि उसके लिए डायलॉग तैयार करेंगे। सिचुएशन को समझ करके उसके लिए डायलॉग तैयार करेंगे। एज्यूमिंग द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, और जो पात्र हैं उनका उनकी भूमिका क्या क्या होनी चाहिए, उसकी आप क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। इन द गिवन सिचुएशन, यानी जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार। इन एक्टिंग द डायलॉग्स, और उन डायलॉग्स के अनुसार अभिनय कैसे किया जाएगा। एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, और एप्रोप्रिएट जेस्चर्स का मतलब होता है कि जो हाथों से यानी शरीर के अंगों से जो अभिनय किया जाएगा, उस अभिनय को आपको कैसे व्यक्त करना है, और आपकी जो इमोशंस यानी जो भावनाएं हैं उनको आप किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ये सभी बातें क्या होंगी वहाँ पर महत्वपूर्ण होंगी। कहने का तात्पर्य मैं ये कह सकता हूँ मैं आपको कि माय डियर गाइज, अगर यदि आपको अपनी भाषा को सुधारना है तो आपको यहाँ 3 बातें पहले बता दी गई। पेपर रीडिंग पढ़ना। अब अखबार पढ़ने की बात आती है तो आप पूरे अखबार को पढ़ने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ किसी एक विशेष सूचना को पढ़ने की बात की जा रही है। ग्रुप डिस्कशन यानी अपने साथियों के साथ बैठें तो आप उसी भाषा में बात करें जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, उसी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और रोल प्ले यानी आप कल्पना करें बैठ कर के और एक नाटक लेके उस नाटक को आप अपने बेस पर या अपने साथियों के साथ में अलग अलग लोगों को लेकर के उनको अलग अलग अभिनय दे करके आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। और आगे कह रहा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब हुआ कि आप कोई भी घटना विशेष को ले लें और उस घटना विशेष पर कर सकते हैं। कोई इवेंट आपके पास में है, उस घटना के ऊपर कोई उस पर आप कह सकते हैं लिख सकते हैं। यानी लिख करके भी, जैसे मैं बात करूं, हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो 12th क्लास में रिपोर्ट राइटिंग का पोर्शन हमारे पास चलता था। तो वहाँ पर हमें एक दुर्घटना का नाम दे दिया गया होता था कि हाउस ऑन फायर। अब हाउस ऑन फायर पर हमें क्या करना होता था, एक लेख लिखना पड़ता था। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ करके, ग्रुप डिस्कशन करके, रोल प्ले करके, रिपोर्ट राइटिंग करके, और आप अपने भाषा को कर सकते हैं सुधार सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इन सबको करने के लिए कह रहा है, देखो टू डू ऑल दिस, इन सबको करने के लिए नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, यानी सबसे पहले तो आपका जो शब्दकोश है, यानी आपको कितनी स्पेलिंग्स आती हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको कितने शब्द याद हैं आज तक के, वो महत्वपूर्ण है। ग्रामर, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन और प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर्स, इन सब का आपको कितना नॉलेज है। और एंड लैंग्वेज यूजेज इज नेसेसरी। तो कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी भाषा को प्रवीण भाषा में कुशलता प्राप्त करनी है तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे, आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे, ग्रामर को बढ़ाएंगे, ग्रामर को सही करेंगे, और लैंग्वेज की जो यूजेज है उनको आप क्या करेंगे, सही बनाएंगे। तो माय डियर गाइज, यहाँ तक बातें हुई कि हमारे इस यूनिट के अंदर हमें हमारे चारों कौशल के ऊपर प्रवीणता कैसे हासिल कर सकते हैं इस बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, इससे स्टूडेंट टीचर यानी आप जैसे जो BST के विद्यार्थी हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और वो कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। तो अब हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि यहाँ मैं आपकी क्लास के अनुसार चल रहा हूँ, आपकी बुक के अनुसार चल रहा हूँ। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं आगे कि जिन्हें नाउन कहते थे वहाँ उन्हीं को यहाँ क्या कहा गया है। धन्यवाद साथियों।